और आइए न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी, जरा एक नजर इस पे भी। सबसे पहले बात होगी हमारी कवर स्टोरी की, जिसमें हम आज बात करेंगे कल के अंतरिम बजट में क्या टैक्स के मोर्चे पर कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कुछ राहत मिल सकती है, तो टैक्स पे कितना रिलैक्स, ये है आज की हमारी कवर स्टोरी। करेंगे इस पर विशेष चर्चा खास मेहमानों के साथ ही साथ बात होगी पेटीएम पर आरबीआई की सख्ती की। पेटीएम को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई है, क्यों हुई ये कार्रवाई और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी करेंगे पूरी चर्चा, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ 1 फरवरी से क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 फरवरी का दिन सिर्फ बजट का दिन नहीं, बड़ी बदलाव का दिन भी है। कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं बताएंगे आपको आगे आज न्यूज इन फोकस में। और साथ ही साथ आज बात होगी दिमाग में माइंड ब्लोइंग चिप की। जी हाँ, इलॉन मस्क की एक सब्सिडी कंपनी जिन्होंने एक चिप सक्सेसफुली प्लांट किया है ह्यूमन ब्रेन में, उसकी कहानी आपको बताएंगे। और आगे अब क्या राह खुलती है इस बड़े ब्रेक थ्रू से, ये भी होगी चर्चा आगे। और उससे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए संसद भवन में पहला संबोधन देते हुए कहा कि नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 370 और राम मंदिर का अपने अभिभाषण में जिक्र भी किया। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि बीते 10 वर्षों में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना काम किया। जिनको अदालत आदतन जो है हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, ये बजट सत्र पश्चाताप और सकारात्मक पदचिन्ह छोड़ने का एक अवसर है। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही सीएम नीतीश कुमार पहली बार तेजस्वी यादव पर हमला बोलते नजर आए और बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को बच्चा बोलते नजर आए। नीतीश ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी। आरजेडी के राज में शाम 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, यह भी तय नहीं कर रहा था कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर, 2 नवंबर को भी दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश हुए ही नहीं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बीच सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के लिए 4 और 3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक 13 सीटों पर दोनों दलों में बात बनी है। इन पर कांग्रेस हाईकमान अंतिम फैसला करेगा। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष का आज से पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी के जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर पूजा करने की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। यह तहखाना मस्जिद के नीचे है, जहां अब नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी और मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। क्या इस बार वित्त मंत्री कैपिटल गेन टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करेंगी? क्या इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ेगी? क्या होम बायर्स पर टैक्स का बोझ कुछ कम होगा? ये वो सवाल हैं जो बजट से पहले आम आदमी के दिल में हैं। टैक्स देने वालों की बड़ी संख्या युवाओं की है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। अगर बजट में सरकार टैक्स सिस्टम को लेकर कोई बदलाव करती है तो ये किसी चुनावी तोहफे से कम नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? आज हम बात करेंगे बजट सीरीज के तहत चुनाव निकट कैसा बजट के पार्ट 3 में, यानी इस बार बजट में टैक्स से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, टैक्स में कितना रिलैक्स। शुरू करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट।
को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। LIC हर पल आपके साथ। रियल एस्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी थिंक मोतीलाल ओसवाल और केपरी लोन्स, फर्ज निभाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही घंटों बाद देश के सामने अंतरिम बजट पेश करेंगी। हर साल बजट में आम आदमी को जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो ये कि टैक्स में कोई राहत मिली है या नहीं। इस बार भी बजट में मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री इस बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में चेंज दिखाई दे सकता है। हालांकि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक खास सैलरी वर्ग वालों को कुछ छूट संभव है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स में कुल 5 स्लैब हैं। इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स है। वहीं 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20% का टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30% टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भी 30% टैक्स चुकाना होता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजीम को तर्कसंगत बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक बजट में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाला स्ट्रक्चर फोकस में होगा। इसमें बदलाव की संभावना है। अभी 10 लाख रुपए तक की सैलरी 2 टैक्स स्लैब में आती है। पहला 6 से 9 लाख रुपए जिस पर 10% टैक्स है, वहीं 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15% टैक्स है। ऐसे में 2 टैक्स स्लैब को सीधे 10 लाख का स्लैब बनाने की कोशिश हो सकती है। इस पर भी 10% टैक्स लगाने की ही योजना है। इसमें 6 से 9 लाख रुपए वाला स्लैब बदला जा सकता है। मौजूदा टैक्स सिस्टम में न्यू रिजीम में 15 लाख रुपए तक की आय वालों पर 20% टैक्स लगता है। मतलब अगर 10 लाख तक देखें तो 10 और 15% की दर से टैक्स लगता है। वहीं 15 लाख पर 20% टैक्स है। ऐसी संभावना है कि 15% के स्लैब को खत्म कर दिया जाए। 10 लाख तक सीधे 10% और 10 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर सीधे 20% टैक्स लगाया जाए। ऐसी स्थिति में 10 से 12% स्लैब में आने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, लेकिन 10 लाख तक काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। सूत्रों की माने तो स्लैब को तोड़कर इसे ओल्ड रिजीम से भी आकर्षक बनाना है। हालांकि इसमें बाकी छूट नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए विवेक जालान जी, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी में। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। सबसे पहले तो यही एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं सर। और शुरुआत बड़े बुनियादी सवाल से कर रहा हूँ। टैक्स के मोर्चे पर कुछ होगा या नहीं होगा, एक्सपेक्ट करें या नहीं? इंटरिम बजट है क्योंकि जी इंटरिम बजट है तो ये वोट अकाउंट होगा, किंतु हर वोट ऑन अकाउंट में भी जैसे 2019 की हम बात करें तो टैक्स की रियायत दी गई है और इस बार भी हमें उम्मीद है कि टैक्स की रियायत होगी। और जो अभी हमने आपके सुने आपके चैनल पे जी बिजनेस के माध्यम से कि जो 10 लाख के सैलरीड वर्ग है उन्हें एक्सपेक्टेड है कि टैक्स की रियायत मिलेगी। अच्छा, एक बड़ी डिडक्शन लिमिट जो है, टैक्स डिडक्शन ATD लिमिट को है, इस पर बड़ी बहुत उम्मीदों भरी नजर से जो है आम आदमी देख रहे हैं। इसमें सर कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2 डिडक्शंस होती हैं, 80C और 80D। परंतु ये दोनों ही डिडक्शंस, 80C की जो डिडक्शन है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, जैसे आप LIC में निवेश करें या फिर आप स्टॉक मार्केट में लगाए तो 1.5 लाख की रियायत मिलती है। 80D में मेडिक्लेम की रियायत मिलती है। परंतु ये दोनों ही डिडक्शंस जो हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। सरकार ने पिछले बजट 2023 के बजट में ये क्लियर कर दिया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा। परंतु आज भी हम देखते हैं कि 67% से ज्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के ही माध्यम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब एक जो सरकार का दृष्टिकोण होगा कि
दोनों जो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स को मिला के एक हाइब्रिड टैक्स रिजीम बनाए, अच्छा। जिसमें जो जरूरतमंद डिडक्शंस हैं, जैसे एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो निवेश है, ये बहुत जरूरी डिडक्शन है। हर एक भारतीय नागरिक को आज के दिन लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना ही चाहिए, ताकि उसकी फ्यूचर सिक्योर्ड हो, उनके परिवार सिक्योर्ड हो। प्लस मेडिक्लेम जो 80D वाला डिडक्शन है, वो 50,000 की उसकी लिमिट है अभी, किंतु वो न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। अच्छा। तो मेडिक्लेम आज के दिन हर एक भारतीय जो मिडिल क्लास वर्ग है, वो मेडिक्लेम लेता है, क्योंकि मेडिकल के खर्चे आजकल इतने बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, लाइफ की रिस्क बढ़ गई है। तो ये माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि जो नए टैक्स रेजिम है, मैं उसमें इसी यही ये मैं एटीडी के डिडक्शंस भी तहत लाए जा सकते मैं हैं। एटीडी के तहत जालन साहब यही कह रहा था कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है 50,000 की, क्या ये 1 लाख हो सकती है? क्योंकि मैं कुछ लोगों के इसमें राय पढ़ रहा था कि होनी चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की, वो सेक्शन 16 में आती है, और वो अगर हमें याद होगा तो 2019 के इंटरिम बजट में ही लाया गया। ओके। 2019 के बाद 2024 तक कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। हमें ये समझना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्यों है। हाँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे जो सैलरीड वर्ग है, उनके छोटे मोटे खर्चे, ऑफिस आने जाने के खर्चे और छोटे मोटे खर्चों को कवर अप करने के लिए दिया जाता है। अगर हम इन्फ्लेशन 6% भी माने हर साल, तो कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन को 70,000 रुपए इस बार करना चाहिए। ये तो लास्ट ये रिवाइज मेरे उम्मीद ख्याल है स्टैंडर्ड से डिडक्शन लास्ट में। रिवाइज कब हुआ था? 2019 में शायद ना? 2019 में वापस लाया गया था, बीच ओके। में हटा दिया गया था, 2019 में वापस लाया गया और तब से स्टैंडर्ड अगर आप डिडक्शन। इन्फ्लेशन का देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से 19 से लेकर एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखेंगे 3.73 टू 5.51% है। तो यानी कि इस तरह से लगभग ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप 30% भी करते हैं तो 65 के आसपास हो रहा है। तो आप सही कह रहे हैं, 70 के आसपास तक करना चाहिए सर इसको? हाँ जी, यही उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार बढ़ना ही चाहिए। हाँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा था मेडिक्लेम की, वो 80D में आती है, वो भी 50,000 है। वो भी 50,000 उसकी भी जो नए टैक्स रेजाइम है, हाँ। उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती। मेडिक्लेम एक बहुत जरूरी खर्चा है आज के दिन, बहुत जरूरी है ताकि लोग सिक्योर हों, और वो भी हमारा जो रिकमेंडेशन रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि वो भी नई टैक्स रिजाइम में लाना चाहिए, ताकि नए टैक्स रिजाइम को और आकर्षक बनाया जाए सके। और इसी में एटीडी के तहत जो ये इसमें सीनियर सिटीजन्स का कितना है सर, और उसमें कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? हाँ जी, सीनियर सिटीजन का ज्यादा है, और अगर ये बढ़ेगा तो दोनों के लिए ही बढ़ेगा, नॉर्मल भी और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। क्योंकि जो मेडिकल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, उसका रेट, जो मेडिकल इन्फ्लेशन का रेट है, उसके कुछ डेटा भी हैं जो बड़ी चिंता में डालते हैं। और कहा जाता है कि मेडिकल इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे खासे मिडिल क्लास को बिलो पॉवर्टी लाइन में धकेल सकती है। और अगर गवर्नमेंट ने ये कर दिया तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत होगी। लेकिन देखते हैं कि कितना स्पेस है। इस पर बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर डायरेक्टर पब्लिक फाइनेंस इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिन्हा आपका हमारे शो पर। सर, ये जो हम सारी बातें कह रहे हैं कि आम आदमी को तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पेस है क्या गवर्नमेंट के पास? और क्या इंटरिम बजट वो समय होता है जब हल्का सा आप पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ इंक्लाइन हो? देखिए, आइडियली जो इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट होता है, उसका जो बेसिक जो ये है वो ये है कि भाई, क्योंकि ये आउटगोइंग सरकार है, तो पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो सरकार नहीं लेगी। वो सिर्फ इंटरिम बजट में ये पेश करती है कि जो भी सरकार का खर्चा है या सरकार की इनकम है, उसका एक लेखा जोखा देती है, और अगले 2 महीने तक, अगले फिस्कल के 2 या 3 महीने तक, जब तक के नया बजट पेश नहीं होता है, तब तक सरकारी खर्चे जो हैं वो रुके नहीं, सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें। बस इतना ही उसका जो है मेन मोटो होता है।
परंतु हमने देखा है समय समय पर के इंटरिम बजट जो है वो कई बार उसमें ऐसी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं जो कि पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हैं, जैसा जिक्र अभी हो रहा था 2019 के वोट ऑन अकाउंट का या इंटरिम बजट का, पर आइडली इट शुड नॉट बी डन। बाकी ये जो आउटगोइंग सरकार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती हैं। पर मूल तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो भी, चाहे इनकम टैक्स में रियायत देने की बात हो या मिडिल इनकम ग्रुप को रियायत देने की बात हो, या ओवरऑल किसी भी किस्म की जो इनकम टैक्स में रियायत देने, ये चीज शुड बी टेकन अप इन द फुल बजट, नॉट इन द इंटरिम बजट। बट सर, डॉक्टर सिन्हा, कहा यह जा रहा है कि सरकार ने जो एक तरह से जो मोमेंटम बनाया हुआ है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमको ये बार बार नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनावी साल है और सरकार ने जिस तरह से एक मोमेंटम बनाया हुआ है, एक ग्रिप बनाई हुई है आम वोटर्स तक पहुंचने की, दूसरे मोर्चों पर भी जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो उसमें क्या ये एक बड़ा मौका मिस करना चाहेगी सरकार कि वो जो मोमेंटम बनाया हुआ है हमने, उसमें हम एक स्पेस छोड़ दें, विंडो छोड़ दें बजट वाली? देखिए, बहुत सारी चीजें तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो लाइकली आउटकम है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का वो क्या होगा। तो ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी इस समय पावर में है उसको वापस पावर में आने की अगर उसकी संभावना ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर आश्वस्त है तो वो इस मौके का इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहेगी, जो कि एक्चुअली जब नई सरकार चुनकर आती है तो वो जब बजट पेश करेगी तो फुल बजट में करना चाहिए। करेक्ट। और अगर वो सरकार आश्वस्त नहीं है तो वोट या इलेक्शन के पर्पज से कई बार देखा गया है कि इंटरिम बजट में भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं जो अदरवाइज नहीं होनी चाहिए, पर ये एक किस्म से प्रेरोगेटिव है जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसका कि वो उसको कैसे देखती है और कैसे करती है, बट कन्वेंशन तो यही है कि नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, मैं वापस थोड़ा सा टैक्स पर आऊँगा, और जो एक्सपेक्टेशंस है एक आम आदमी की, एक बहुत ज़्यादा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जालान साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट पे हमने बात कर ली, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एनपीएस इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स ब्रेक का अलाउ किया जाए 50,000 तक का, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है 50,000 तक का एनपीएस में अंडर सेक्शन 80 सीसी DIB 1B शायद, वो टैक्स रिजीम बट नॉट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो क्या इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि एनपीएस और साथ ही साथ में जो होम बायर्स हैं वो कहते हैं साहब टीडीएस से लेकर दूसरी जगह से हम पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है, तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उस मोर्चे पर भी उनको मिले। तो एनपीएस और होम बायर्स, इसमें आप कुछ बदलाव देख पा रहे हैं सर? जी देखिए, एनपीएस अगेन मैं वही बताना चाहता हूं कि जो नया टैक्स रिजीम है यही सरकार का फ्यूचर का टैक्स रिजीम है। अब ये उसमें ये सरकार ये चाहती है कि जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, तो सरकार जरूर चाहेगी कि हमारे जो भारतीय नागरिक है वो सिक्योर बने, उनका पेंशन सिक्योर हो और पेंशन को प्रमोट करना चाहेगी। तो वो उसकी बहुत आशा है कि वो नए टैक्स रेजिम में भी आएगी, 50,000 का जो डिडक्शन मिलता है एनपीएस में। परंतु होम बायर्स अभी रियल एस्टेट का जो हमारा है मार्केट पिछले 10 सालों में काफी ग्रो किया है, तो होम बायर्स के लिए जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है या होम लोन का जिसे हम कहते हैं डिडक्शन होता है, वो हो सकता है उसको सरकार डेफर कर दे, उसे अभी ना लाए, नहीं तो नया टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं कि एनपीएस के मोर्चे पर, क्योंकि सरकार को भी पिछले कुछ इलेक्शंस में अगर आप देखें तो ओल्ड पेंशन रिजीम में जाने का एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो माइलेज जो मिलना चाहिए था विपक्ष को,
वो मिलता हुआ दिखा था। हालांकि इस बार के चुनाव में तो इतना ही नहीं रहा, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा, जो तेलंगाना का रहा, और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बड़ा हथियार बनाया था मौजूदा सरकार के खिलाफ। इसलिए पेंशन के मामले में सरकार थोड़ा सा जो भी इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उन पर फूंक फूंक कर कदम रखेगी, लेकिन कितना स्पेस मिलता है ये देखना बड़ा लाजमी होगा। एक आखिरी सवाल जो मेरा सर से रहेगा डॉक्टर सिन्हा से। डॉक्टर सिन्हा, जो कल के हाइलाइट्स जो रहेंगे सेक्टर, वो क्या रहेंगे? सरकार के पास जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी हेल्दी माना जा रहा है। कैपेक्स की जो पूरी ट्रैजेक्टरी है सरकार का, उसमें ठीक ठाक रहा प्रदर्शन। अब सरकार के फोकस एरिया वो कौन से हो सकते हैं जिनमें कल सरकार एक मैसेजिंग भी करे और साथ ही साथ में ये भी बताए कि आम आदमी के साथ साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके हाथों में देश ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, जहां तक इंटरिम बजट में कोई मैसेज देने का अगर सवाल है, तो मेरी समझ से सरकार जो मैसेज देना चाहेगी वो ये है कि अभी तक जो तमाम बजट सरकार ने पेश किए हैं और उन बजट में जो भी सरकार का फोकस रहा है, जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक बड़ा फोकस था सरकार का, उसके अलावा जो है उन्होंने जो खास करके जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो कि पॉवर्टी के नीचे हैं, तो उनको जो फ्री फूड ग्रेन्स देने की बात की है। तो जो कोशिश की गई है वो ये है कि एक तरफ जो है ग्रोथ मोमेंटम जो है वो बना रहे और उसके लिए सरकार जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चुस्त दुरुस्त हो सके, हमारी सप्लाई लाइन बेहतर, सप्लाई जो साइड है इकोनॉमी की वो बेहतर हो सके और उसका जो है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे पड़े। पर साथ ही साथ ये है कि जिस किस्म का ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं उसमें जो हाउस होल्ड्स लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं, उन्हें उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। ये फायदा जो है वो ज्यादातर उन लोगों को मिल रहा है जो अपर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इस ग्रोथ का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और जो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है पिछले बजट में कि एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ इक्विटी, इन दोनों को बैलेंस किया जाए, तो मेरी समझ से सरकार इसी चीज को एक बार फिर दोहराना चाहेगी कि जहां तक ग्रोथ का सवाल है वो हमेशा हमारी प्रायोरिटी है, बट साथ ही साथ हम इस चीज को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, खास करके उन सेक्शंस में जो कि इस ग्रोथ का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये मेरी समझ से एक बैलेंसिंग एक्ट जो अभी तक सरकार करती रही है वो इस बजट में भी करेगी और वही जो है उनके लिए मेरी समझ से सबसे बड़ा मैसेज जो है वो बजट का होगा। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार कम से कम इंटेंट अपना दिखाएगी कि जिस ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश वो कर रहे हैं या जो उनके जो प्रोजेक्टेड जो नंबर्स हैं उन तक पहुंचाने में देश को आश्वस्त करें कि सब कुछ ठीक ठाक है ग्रोथ के मोर्चे पर। लेकिन जहां असली फ़ायदा रियायत पहुंचनी चाहिए वहां भी कुछ पहुंचाने के लिए एक मैसेजिंग की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो कुल मिला के देखते हैं किस तरह का बजट कल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सिन्हा, थैंक यू सो मच सर। जालान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बिजनेस जगत से जुड़ी उन खबरों की बात जो सुबह से शाम तक छाई रही। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर करीब 10.5% बढ़कर 1,72,000 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले दिसंबर में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,64,000 करोड़ रुपए रहा था। जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मंथली कलेक्शन है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान तीसरा मौका है जब जीएसटी कलेक्शन में 1,70,000 करोड़ रुपए के पार रहा। मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों में यानी अप्रैल दिसंबर के दौरान देश का वित्तीय घाटा 9,82,000 करोड़ रुपए रहा। ये पूरे वित्त वर्ष के लिए तय वित्तीय घाटे के लक्ष्य का 55% है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 5.9% तय किया है। पिछले साल सरकार का
वित्तीय घाटा 6.4% रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस साल के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती है। देश के 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली है। दिसंबर में 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट 3.8% रही, जबकि नवंबर में ये 7.9% रही थी। इसके साथ ही कोर सेक्टर ग्रोथ 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल-दिसंबर में 8 कोर ग्रोथ बिना बदलाव के 8.1% पर रही। 8 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स में सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, बिजली, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और स्टील शामिल है। दिसंबर में क्रूड ऑयल को छोड़कर सभी सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की थी। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने तीसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 33% बढ़कर 3,130 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 2,351 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,950 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की आय जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही रही। सालाना आधार पर कंपनी का मार्जिन 9.8% से बढ़कर 11.7% पर पहुंच गया, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 11.4% मार्जिन का अनुमान दिया था। सन फार्मा ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 16.5% बढ़कर 2,520 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने 2,400 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 11,241 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,381 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 26.7% से बढ़कर 28.1% रहा, जबकि जी बिजनेस ने मार्जिन 26.5% मार्जिन का अनुमान दिया था। कंपनी ने 8.5 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया। BLS सर्विस के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ करीब 43 गुना भर गया। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 129 से 135 रुपए तय किया है। BLS सर्विसेज एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी आयुष्मान भारत कार्ड, IRCTC, ट्रेन टिकट्स, पासपोर्ट और वीजा एप्लीकेशन, ट्रैवल टिकट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस कंपनियों को असिस्टेड सर्विसेज मुहैया कराती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने बड़ी लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में पैसे लगाने की सलाह दी है। लग्जरी कार मेकर्स मर्सिडीज बेंज इंडिया ने आज मर्सिडीज बेंज GLA और AMG GLE 53 कूपे फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। नई GLA की कीमत 50,50,000 रुपए से शुरू होती है। AMG GLA 53 कूपे के लिए आपको शुरुआती कीमत 1,85,00,000 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा मर्सिडीज ने G-Wagon का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मॉडल भी पेश किया। इसका नाम G-Wagon EQG रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को नई दिल्ली में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी दिखाया जाएगा, जो 1 से 3 फरवरी तक चलने वाला है। लग्जरी कार मेकर्स मर्सिडीज बेंज इंडिया ने इस तरह से अपना ये लॉन्च किया है। Well, India's largest luxury car company Mercedes-Benz ने आज 3 बड़े announcements और launches किए हैं। Well, एक तो बात हुई न्यू GLA की, then there is the GLE AMG 53 and EQG. This is the concept EQG, which is the electric version of the classic G. Yes, बहुत कुछ पावर पैक डे रहा है मर्सिडीज के लिए। मेरे साथ इस वक्त संतोष अय्यर, MD and CEO at Mercedes-Benz India यहाँ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये बड़े अनाउंसमेंट्स आज किए हैं। आई थिंक नाउ यू हैव स्टार्टेड टू पैक इन अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स इन वन गो। मतलब इतना कुछ कहने को और देने को है आपके लिए कंज्यूमर्स के नहीं, मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, मार्केट में काफ़ी तेजी है, सो वी शुड ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सो 3 हफ्ते पहले हमने बोले थे 12 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और 3 ऑलरेडी हो चुके हैं इस साल में, और जनवरी आज खत्म हो रहा है। सो आप तो अहेड ऑफ टाइम के 12 से ज़्यादा हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। कोशिश रहेगी, डिपेंडिंग ऑन अगेन गाड़ियों की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड इज ऑल्सो ए चैलेंज, बट वी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव एज मेनी कार्स as possible for the market. Well, Santosh, this year has been, last year 23 was phenomenal overall. 24 भी बहुत promising दिख रहा है. At least the indicators are telling. तो कैसे gear up करें 2024 के लिए, और ये जो launches हैं इनके बारे में भी quickly एक-एक करके बताएंगे? So, इंडियन कार मार्केट में हम देख रहे हैं कि SUVs आर इंक्रीजिंग अ लॉट, एंड देयरफॉर 55% हमारी जो शेयर है आज SUVs ऑफ आवर टोटल सेल्स आर SUVs. सो इसी वजह से हमने साल के शुरुआत में GLS लॉन्च किया था. आज हमने
2 नई एसयूवी लॉन्च की है। एक है GLA जिसकी फेसलिफ्ट की है हमने, एंड दूसरी है GLE 53 AMG कूप। सो एक है एंट्री लग्जरी, एक है टॉप एंड AMG सेगमेंट में। सो 2 SUVs एंड देन जो EQG आज हमने बताया, ये कॉन्सेप्ट कार है बट ये भी इंडिया में आएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। इस बार के बजट में सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, उसे लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकार इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकती है। ये ICICI लोम्बार्ड और स्टार इंश्योरेंस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। यही नहीं, EV फाइनेंस और ग्रीन एनर्जी कंपनियों के लिए भी इस बजट से अच्छी खबर आ सकती है। MSME के लिए ब्याज में छूट देने का ऐलान भी मुमकिन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए इन सेक्टर्स में क्या खबर आ सकती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो उम्मीद हम कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है उसका कवर जो है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख या 15 लाख किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट्स में ऑलरेडी 25-25 लाख रुपए तक की आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है। और यदि सरकार ऐसा करती है तो बहुत ज़्यादा कोई फिस्कल बोझ सरकार पर नहीं आता है, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी स्टडी बजट के लिए भेजी है, या ये कहें कि वित्त मंत्रालय को भेजी है, उसमें कहा है कि 60 करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज हैं, और यदि 5 से बढ़ा के यदि 15 लाख किया जाता है तो 10 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा, तो तकरीबन 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बाहर इसके लिए आ सकता है। तो एक बड़ी योजना की उम्मीद कल हम कर रहे हैं कि इस पे एक फैसला आ सके। इसके साथ साथ कोई सस्ती दर पे मिडिल क्लास लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आ सकती है, जिसमें 50% के करीब जो पॉलिसी ले रहे हैं वो पे करें और 50% सरकार उस प्रीमियम को वहन करे। चाहे वो टेलर्स के लिए भी ये पॉलिसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक तो बड़ा ऐलान इस तरफ हो सकता है। दूसरा जो बड़ा फोकस इस बजट का रह सकता है वो है ग्रीन एनर्जी पे। तो ग्रीन एनर्जी पे फैसला आ सकता है, एक ऐलान सरकार की तरफ से हो सकता है। वित्त मंत्री ऐलान कर सकती हैं कि जो ट्रांजिशन है, जो हम कोयले से ग्रीन एनर्जी की तरफ या फॉसिल नॉन फॉसिल की तरफ जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई स्कीम सरकार जरूर लॉन्च कर सकती है। कोई ग्रीन फंड लॉन्च कर सकती है, या आप यदि रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम दी जा सकती है, या ये कहा जा सकता है कि बैंकों को कोई प्रोविजनिंग सस्ती हो, इस पे काम किया जा सके। तो इस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ कल हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है वो सेक्टर जिन पे आपको कल कुछ हलचल दिख सकती है, कुछ ऐलान ऐसे दिख सकते हैं जिनसे इन सेक्टर्स में ये इस तरह का मोमेंट होगा। शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बजट के साथ ही 1 फरवरी से कई बदलाव भी होने वाले हैं। 1 फरवरी से आप एक दिन में झटपट ऑनलाइन 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकेंगे। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल की ज़रूरत होगी। एनपीएस के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस अकाउंट होल्डर को 25% से ज़्यादा विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने के लिए, बिजनेस शुरू करने की जैसी जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं में विड्रॉल किया जा सकेगा। वहीं 31 जनवरी 2024 तक जिन लोगों ने फास्टैग की केवाईसी नहीं की है, उनका फास्टैग 1 फरवरी 2024 से बैंकों से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, भले ही उसमें कितना भी बैलेंस बाकी क्यों ना हो। यानी बिना केवाईसी अपडेट किए आप फास्टैग का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही 1 मार्च से नए डिपॉजिट, टॉप अप वॉलेट, फास्टैग्स, मोबिलिटी कार्ड टॉप अप पर भी रोक लगा दी है। लेकिन ग्राहक बैंक से अपना पैसा निकाल पाएंगे और वॉलेट, फास्टैग, कार्ड में पड़े हुए पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूरा मामला बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी एकता सूरी। एकता, बताइए क्या कार्रवाई की है आरबीआई ने?
आरबीआई का पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक बड़ा एक्शन, जिसके तहत 29 फेब के बाद से यानी कि 1 मार्च से कई बैंकिंग सर्विसेज जो है वो सस्पेंड हो गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ सकता, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, यानी कि आप कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते उससे, कोई बिल जो है वो पेमेंट नहीं हो सकती उससे, टॉपअप्स नहीं हो सकते, फास्टैग रिचार्ज नहीं हो सकता। और ये सर्विसेज सस्पेंड होने की मेजर वजह ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑडिट में कई तरह की खामियां पाई गई थी। लेकिन इस एक्शन से ग्राहकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनका पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 के फेब के बाद भी वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब वो पैसा एक बार इस्तेमाल कर लिया गया है तो नया क्रेडिट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर पेटीएम को कोई कैशबैक देना है, कोई ब्याज देना है या कोई रिफंड देना है, वो भी ग्राहकों को मिलेगा। इसलिए ग्राहकों को घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरबीआई का ये बड़ा जो एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर इसी वजह से की गई है क्योंकि उनके ऑडिट में खामियां थी। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में बजट से पहले जबरदस्त जोश दिखा। मार्केट के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 612 अंक चढ़कर 71,752 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 204 अंक बढ़कर 21,725 पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो सेक्टर में दर्ज की गई। और मार्केट में आज पूरा एक्शन कैसा रहा, बताएंगे अरमान। देखिए, मार्केट में आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। बजट के पहले जनरली आपको यहाँ पे मार्केट में इतना बढ़िया थम्स अप आपको आता हुआ दिखा। आप निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली तो लगातार चलती भी जा रही है। और कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, डीवीज लैब, आइसर मोटर जैसी कंपनियां दिखी जहां पे आपको बढ़िया तेजी दिखी। पूरा का पूरा फार्मा स्पेस ही आज आपको बच होता हुआ दिखा। नतीजे भी आए, वो भी बढ़िया आते हुए दिखे। उसके चलते फार्मा स्पेस में बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो एल&टी, जहां पर अगर आप देखें जो नतीजे आते हुए दिखे, अनुमान से थोड़े वहां पर गड़बड़ होती हुई दिखी, तो उसके चलते एल&टी में गिरावट आई। टाइटन, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? पीवी फिनटेक, बढ़िया नतीजों के चलते, मुनाफा के चलते वहां पर आपको अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखी। 10% की तेजी। गोदफ्रेड फिलिप्स, यहां पर भी 9-9.5% की तेजी। वेल्सपन लिविंग, बढ़िया नतीजे, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ये क्लॉक इन करते हुए दिखे हैं, उसके चलते भी यहां पर बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। और वोल्टास की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तेजी आपको आती हुई दिखी। अब टॉप गेनर्स निफ्टी के अलावा अगर आप देखें तो डीसीडब्ल्यू, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पैसालो डिजिटल और केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां हैं जहां पर निफ्टी के अलावा अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखे। डीसीडब्ल्यू कुछ समय से लगातार, और पूरा केमिकल स्पेस की बात करें, आज केमिकल स्पेस में भी आपको खरीदारी आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स के अलावा अगर टॉप लूजर्स देखें तो उसमें आपको स्टॉक दिखेंगे सुब्रोस, संदूर मैग्नीज, थॉमस कुक और कल्याण ज्वेलर्स जैसी कुछ कंपनियां हैं जहां पे आपको ओवरऑल गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि बजट के एक दिन पहले सभी अगर आप जगह देखें, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप बढ़िया तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे। अंतरिम बजट के दिन कैसी रहती है बाजार की चाल? 2019 और 2014 के आंकड़े बताने के लिए मौजूद हैं आशीष। देखिए, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंटरिम बजट के दिन मार्केट में ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता है, और पिछले 2 इंटरिम बजट का एक्शन आप देखें तो काफ़ी शानदार है। निफ्टी में देखिए 0.6% के आसपास 2019 के इंटरिम बजट में बढ़त देखने को मिली, लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था। हीरो मोटोकॉर्प को देखिए 7% की तेज़ी, मारुति में 5% का बड़ा उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिला। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक 3% का कट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी देखा जाएगा तो तकरीबन 1% की गिरावट ये रही है। ये 2019 के बजट की बात बता रहा हूँ, लेकिन सरकारी बैंकों में कट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। स्मॉल कैप की बात की जाए तो केआरबीएल को देखिए 7.5% का मूव। एजिस लॉजिस्टिक्स में 5% की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। गिरने वाले स्टॉक्स की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा का मूव आपको नजर आया। 2014 के जो इंटरिम बजट है इसकी बात की जाए तो निफ्टी में तकरीबन 0.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। स्टॉक्स में एक्शन था। अदानी पोर्ट्स है, एमएनएम है, यहाँ पर 3% के आसपास के गेंस हैं। कोल इंडिया 2% लुढ़का था। और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में 2% की तेजी आपको देखने को मिली। रियल्टी स्पेस में बस काफ़ी ज़्यादा था। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो डीएलएफ यहाँ पर करीब 2% का कट रहा है। और इनफैक्ट पूरे निफ्टी रियल्टी स्पेस की बात की जाए तो 1.25% के मूव देखने को मिले। यानी ये मिसकंसेप्शन है कि इंटरिम बजट है तो मार्केट में ज़्यादा एक्शन नहीं होता। पिछले 2 बार का एक्शन अगर आप देखें तो भरपूर रहा है।
अब इंसानी दिमाग में भी चिप लग रही हैं। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। न्यूरालिंक नाम के इस चिप की मदद से दिव्यांग व्यक्ति भी किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। अब तक आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में इंसानी दिमाग में चिप लगते देखा सुना होगा, लेकिन ये फिल्मी कहानी आने वाले दिनों में हकीकत में बदलने वाली है। अब इंसानी दिमाग में ऐसा चिप लग सकेगा जो दिमाग की फिजियोलॉजिकल और नर्वस गतिविधियों को रीड कर सकेगा। पिछले साल अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी मिलने के बाद इंसानों में इसके शुरुआती परीक्षण सफल साबित हुए हैं। जानवरों पर इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इस काम को अंजाम दिया है। इन चिप की मदद से ऐसे दिव्यांग लोग जो चल फिर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकेगा। पहले न्यूरालिंक को समझते हैं। दरअसल 2016 में एलन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ न्यूरालिंक की शुरुआत की थी। इसका मकसद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI तैयार करना था। इस डिवाइस को न्यूरालिंक नाम दिया गया। न्यूरालिंक चिप सिक्के के आकार की है। इसका इस्तेमाल ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसे सर्जरी करके इंसान के दिमाग में डाला जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ से जोड़ सकती है, यानी एक ऐसी चिप जिससे लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी आसानी से अपने रोजमर्रा के काम करने में काफी हद तक सक्षम होंगे। न्यूरालिंक आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस की दुनिया को बदल कर रख देगा। दरअसल न्यूरालिंक चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार होंगे। एक तार इंसान के बाल के मुकाबले 20 गुना पतला होगा। इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो दिमाग की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। इस चिप में जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस डाटा के रिसर्च के आधार पर आगे इस पर R&D के और भी काम होंगे। न्यूरालिंक के परीक्षण के उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। इससे मानव शरीर में न्यूरॉन स्पाइक का पता चलने की उम्मीद और बढ़ी है। दरअसल न्यूरॉन स्पाइक वो सिग्नल होता है जिससे न्यूरॉन आपस में संपर्क साधते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। ये भी कहा जा रहा है कि चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी डिवाइस पर भी ट्रांसमिट किया जा सकेगा। फिलहाल तो इस फील्ड में सिंक्रोन, पैराड्रोमिक्स, ब्लैक रॉक न्यूरोटेक और बायोस जैसी कंपनियां भी रिसर्च के काम में लगी हुई हैं। इनमें बायोस न्यूरल डिसऑर्डर्स के निदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर काम कर रही है, यानी आने वाले दिनों में ब्रेन को रीड करने में, कमांड देने में और उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को समझने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी को देखकर यहां आने वाले सैलानी बेहद खुश हैं। साथ ही सैलानियों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी गुलजार हैं। बर्फ से गुलजार वादियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अनंतनाग से लेकर बांदीपोरा और गुलमर्ग से लेकर डोंडा तक बर्फ ही बर्फ ने अपनी छटा बिखेर दी है। यूं तो घाटी में बर्फबारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार की ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि कड़क ठंड के बावजूद जम्मू कश्मीर की फिजा से बर्फ नदारद रही। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित किश्तवाड़ की हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बर्फबारी के सामने सरेंडर कर दिया है। हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई हुई है। बांदीपुरा का भी हाल कुछ अलग नहीं है। पूरा इलाका बर्फबारी की चपेट में है और आसमान से बर्फबारी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीर देखिए। सड़कें और पहाड़ बर्फबारी से पट चुके हैं और डोडा के नजारों का इंतजार कर रहे सैलानी भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। कोई बर्फ से खेल रहा है तो कोई इन यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। राजधानी श्रीनगर के दूर दराज इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फ 1-2 फीट जम चुकी है और फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने वाली नहीं है। घर हो या सड़क, पेड़ हो या पहाड़, हर तरफ बर्फीली स्ट्राइक नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बर्फबारी और बारिश का दोहरा सितम जारी है। रिसोर्ट और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बर्फ में दब चुकी हैं। आवाजाही चलती रहे इसलिए बीआरओ की टीम सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। दरअसल सर्दी के इस मौसम में पश्चिमी हिमालय इलाकों के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ का वो नजारा नहीं दिखा जो अमूमन हर साल होता है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके लिए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में गैर मॉनसूनी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के इलाकों में कोहरे ने कहर बरपा रखा है। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले ठंड और कोहरे में कमी नजर आई है और जल्द ही बारिश की उम्मीदों के बाद कोहरे से भी निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में ले लिए गए हैं। जी हां, रांची में जैसा हमने आपको बताया भी था कि सीएम आवास के बाहर पहले से ही सुरक्षा बल तैनात था। डीजीपी वहां थे, प्रमुख सचिव वहां थे। कथित जमीन घोटाला जो है उसके मामले में ईडी की टीम कई घंटों से उनसे पूछताछ कर रही थी और अब यह खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जेएमएम के सांसद हैं, उनका ये बड़ा दावा है। साथ ही साथ इससे पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। उनकी जगह चंपई सोरेन राज्य के नई मुख्यमंत्री होंगे और चंपई को जो है विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन अब आगे क्या होगा झारखंड की राजनीति में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब हिरासत में है हेमंत सोरेन। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए।